नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर ज्ञानवापी विवाद में एक बार फिर एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में 30 नवंबर को कोर्ट ने एएसआई को फटकार लगाते हुए और 10 दिन का वक्त दिया था। आज कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन एक बार फिर से एएसआई की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल की है और एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इसलिए 1 हफ्ते बाद इस मामले में अब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और 18 दिसंबर इस केस में अगली तारीख नियत की गई। ये कितनी बार ये वक्त मांग लिया गया है? मुझे लगता है अब ये अंतिम बार है, लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने दी है और 18/12 को एएसआई को अपनी रिपोर्ट अब दाखिल करनी होगी कोर्ट के सामने। आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में कृष्ण जन्मभूमि के भगवान केशव देव मंदिर की प्रतिमा के विग्रह दबे होने के मामले में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस के बाद जामा मस्जिद कमेटी के वकील के संशोधित प्रार्थना पत्र पर अब 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में निचली अदालत को मामले में 6 महीने के अंदर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसी मामले में संबंधित एक अन्य याचिका में अदालत ने योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मस्थान संघ ट्रस्ट की सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अनुपस्थित रहने पर 4 जनवरी को सुनवाई की तारीख दी है। आज जामा मस्जिद वाले केस में सुनवाई हुई और प्रतिवादी नंबर 1 इंतजामिया कमेटी वालों ने एक एप्लीकेशन अपने 7-11 की जो एप्लीकेशन दी है उसमें संशोधन की दी और उस संशोधन की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 19/12/2023 तारीख नियत की है। इसके साथ साथ हमारे द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भाई इस मुकदमे का डिस्पोजल 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। आजमगढ़ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। गांव के कुछ लोगों ने ग्राम लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत गांव की एक महिला ने जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए अवैध मकान को जमींदोज करवा दिया गया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का यह पूरा मामला है। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 86 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर सुदेश के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हापुड़ में कृषि भूमि को कुर्क किया गया। गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ आर्थिक चोट लगातार जारी है। बिजनौर के बालावली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाशों की तरफ से चली गोली में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 साथी भागने में सफल रहे। मौके से एक तमंचा, खोखा कारतूस, स्वतंत्रता कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। आज दिनांक 11/12/23 को थाना अध्यक्ष मंडावर को सूचना मिली कि आपके थाने का वांछित अभियुक्त जितेंद्र उपजेकी अपने 2 साथियों के साथ बालावाली स्टेशन से लक्सर की तरफ जाने वाला है। इसके अन्य 2 साथी भागने में सफल रहे। मौके से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जितेंद्र उर्फ जेकी और हेड कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। चोरी के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें 6 शातिर चोरों को पुलिस गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस ने शातिर चोर बंटी पर 15,000 का इनाम भी रखा था।
एसओजी और थाना कमला नगर की पुलिस को सफलता मिली है और चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाटर वर्क्स चौराहे से इनामी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कमला नगर थाना क्षेत्र में जो दुकानों और घर में चोरी करते थे, उस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 7 अभियुक्त थे। उसी का एक अभियुक्त बंटी था। मुखबिरान के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वाटर वर्क्स चौराहे से वो कहीं भागने के फिराक में था। तुरंत एसओजी टीम और थाने की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। इसको गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में बने असले बरामद किए गए हैं। शस्त्र बनाने वाले उपकरण सहित कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 4 तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, थाना नगला सिंगी पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध अस्त्र शस्त्र, साथ ही साथ उसके बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं और खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। थाना प्रभारी नगला सिंगी का एक अच्छा कार्य है, उनकी टीम को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें फरार 2 आरोपियों के खिलाफ जल्द कुर्की की कार्रवाई होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर अरमान की संपत्ति कुर्क होगी। बता दें कि उमेश पाल शूटआउट में शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने, शूटर्स को रुपए मुहैया कराने और पनाह देने का आरोप है। धूमनगंज थाना पुलिस ने कोर्ट से कुर्की का नोटिस इशू कराया है। हालांकि शाइस्ता परवीन के पास अब कोई घर बचा नहीं है। चकिया स्थित पुश्तैनी मकान को पीडीए ने पहले ही अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, जबकि दूसरा मकान उमेश पाल शूटआउट के बाद ध्वस्त किया गया है। शूटर अरमान के बारे में चर्चा है कि वो बिहार भाग गया है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में पुलिस लगातार फरार आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। इसके लिए पुलिस एसटी कोर्ट से कुर्की का आदेश जारी कराई है और इसी आदेश के क्रम में अब कार्रवाई की जा रही है। अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है, जिनमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ कुर्की पहले ही हो चुकी है। इन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसकी भी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। शाइस्ता के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है उसमें अब शाइस्ता के पास कोई मकान नहीं बचा है। दरअसल ऑपरेशन माफिया जब चलाया गया था तो चकिया स्थित पुश्तैनी आवास को पीडीए ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी एक मकान जो जिसमें किराए पर शाइस्ता परवीन रहती थी, जो कि उसकी बेनामी संपत्ति बताई जा रही थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो यानी अब शाइस्ता के पास कोई मकान नहीं बचा है। इसके साथ साथ अरमान की अगर बात करें तो अब 5 लाख का इनामी शूटर है और बिहार का रहने वाला है। उमेश पाल शूटआउट के बाद इस बात की अफवाह उड़ी थी कि वो बिहार चला गया है और किसी पुराने मामले में बिहार के किसी जेल में उसने सरेंडर कर वो बिहार जेल पहुंच गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि अरमान सिविल लाइन के जिस किराए के मकान में रहता था उस मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन और अरमान के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। हरदोई में तेज रफ्तार कार और बाइक की भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार और बाइक सवार दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। शहर कोतवाली के 52 रोड पर यह हादसा हुआ है। खबर उन्नाव से है। 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले इन्हें बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में बांगरमऊ संडीला रोड पर यह हादसा हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगाई गई है। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के चलते यह फैसला लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्की गाड़ियों की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी गाड़ियों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर न्यूनतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है।
वहीं भारी गाड़ियों की स्पीड 80 से घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। ये 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कटेगा। ठंड और कोहरे की दस्तक को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत स्पीड लिमिट पर ब्रेक लगा दी गई है। इस समय नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आपको बता दें यहां पर फर्राटे से जो रफ्तार भर रहे हैं वाहन, अब इन पर ब्रेक लगने वाली है। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक ये नियम लागू रहेगा। जो हल्के वाहन है यानी 4 पहिया वाहन, इनकी स्पीड लिमिट जो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी उसको घटाकर 80 कर दिया गया है और जो भारी वाहन है उनकी स्पीड लिमिट जो है वो 80 थी, उसको घटा के 40 कर दिया है। बताया जा रहा है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो 24 किलोमीटर लंबा है, इस पर स्पीड लिमिट कर दी है कम, क्योंकि यहां पर वाहनों का दबाव ज्यादा रहता है और विजिबिलिटी भी बेहद कम हो जाती है। इसे रोड हरदोई में शहर की सड़कों पर स्केटिंग करते नजर आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सुबह शाम स्केटिंग के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं और तेज गति से फर्राटा भरते हैं। इतना ही नहीं, सामने से आ रही गाड़ियों के सामने भी स्टंट करते हैं। ऐसे में शौक के चक्कर में अनहोनी हो सकती है। हरदोई में किस तरीके तो कभी भी हादसा हो सकता है। हरदोई की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शौक के चक्कर में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पैरों में पहिया लगा जोखिम में अपनी जान को ये डालते हैं। रामपुर से खबर है, जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जयप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। जयप्रदा के खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में यह एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। वारंट जारी किया गया है। जयप्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। 2019 के चुनाव में दर्ज हुआ था स्वार और केमरी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला। जयप्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। एप्लीकेशन में क्या लगाया? एप्लीकेशन में उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि पिछली कई तारीखों से जो जयप्रदा जी नहीं आ रही है वो मेडिकल ग्राउंड है, उनकी तबीयत खराब है, वो किसी और केस में लगी हुई थी, इसलिए अदालत में नहीं आ सकी। और ये जो एनपीडब्ल्यू जो जारी किए हैं माननीय न्यायालय ने, इसको रिकॉल कर दिया जाए और 313 की जो कार्यवाही है उसकी एक डेट लगा दी जाए। हाँ, एसपी के थ्रू है, वैसे तो वो खुद भी प्रेजेंट हो सकती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए थे तो उनके साथ भी आ सकती थी वो। लेकिन अब अदालत ने यही आदेश जारी किया कि रामपुर एसपी जो है वो उनको गिरफ्तार करें। जी हाँ, क्योंकि एनपीडब्ल्यू कई बार हो चुके हैं तो अब एसपी के थ्रू जो है वो आदेश किया गया है। बुलंदशहर में पैसों के लेन देन में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने युवक पर सरेराह चाकू से कई वार किए। 2 दिन पहले भी समीर का दबंग आरोपी से विवाद हुआ था। घटना को अंजाम देकर हत्या का आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। खुर्जा के तरीनान में यह घटना हुई है। फतेहपुर से खबर है, बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंची टीम पर हमला किया गया है। दबंगों ने जेई और एसएसओ को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। जेई प्रमोद सिंह और एसएसओ कुलदीप केसरवानी को जमकर पीटा गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस, दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। दबंग मोइन खान ने खींच रखा था 2 कनेक्शन केबल। एक केबल काटने पर इजाजुद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पीटा। मारपीट में जेई और एसएसओ समेत 4 कर्मचारी घायल हुए। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला है। बलिया में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिला है। मां और 2 बेटों की धारदार हथियार से हत्या की गई है, जबकि पिता का शव पेड़ से लटकता मिला है। महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। पारिवारिक कलह के चलते घटना की आशंका है। आशंका है कि पिता ने पत्नी 2 बेटों की हत्या के बाद आत्महत्या की है। थाने इस सूचना पे थाने की जो मोबाइल है तत्काल मौके पे गई। वहाँ घर पे कोई नहीं दिखाई पड़ा। जब आसपास तलाश किया गया तो घर के सामने ही एक बगीचे में श्रवण राम एक पेड़ से लटका हुआ था और उसकी पत्नी
शशिकला और उसका एक बड़ा पुत्र सूर्या और एक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष और एक छोटा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 5-6 माह के आसपास है। शाहजहांपुर की सरकारी स्कूल में टीचर ने 8 छात्रों को डंडे से पीट दिया। पीटने के बाद बच्चे बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और बीएसए ने 5 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी ओर परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों के फुटबॉल खेलने पर टीचर को गेंद लगी थी। इसके बाद टीचर ने गुस्से में आकर छात्रों की पिटाई कर दी। मैं वहां पर गया, जाने के बाद में मेरा बच्चा जो था, मुझे बच्चों ने बतलाया कि तुम्हारा बच्चा वहां पर बहुत मारा है टीचर ने और वो लेटा हुआ है। मैं वहां पर गया, मैंने बच्चे को जाके अपने सीने से उठा के लगाया। टीचर मुझसे कहने लगी कि हमने जो है खाने में कोई जहर थोड़ी मिला दिया है, सारे बच्चे मर रहे हैं और मर जाए मरने दो। उसके बाद में बच्चे को मेरे से छीन के मुंह पे चनकट मारा, पर वो लेडीज थी, हम उससे मुंहजोरी कर नहीं सकते थे। वहां पर हमने टीचरों से भी किया, देखिए जो बदतमीजी अब मेरे सामने भी कर रही हैं। बहराइच में कोटेदार की दबंगई देखने को मिली है। कम राशन देने का विरोध करने पर कोटेदार ने कार्ड धारक को सरेआम थप्पड़ मार दिया। मामला मोतीपुर तहसील के धर्मापुर गांव का है। थप्पड़ मारने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कोटेदार द्वारा लाभार्थी को 1 यूनिट पर 5 किलो राशन देने के बजाय 4.5 किलो ही राशन देने लगा और जब इसका विरोध लाभार्थी ने किया तो दबंग कोटेदार लाभार्थी की बातों से तिलमिलाकर थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित लाभार्थी ने कोटेदार की शिकायत तहसील में तैनात खाद्य इंस्पेक्टर से की है। बस वीडियो बन गई वीडियो। खबर एटा से है, जहां पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहरीला पदार्थ खाने से 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पहला मामला थाना कोतवाली देहात के नगला पाती का है, जहां मां के डांटने पर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तो दूसरा मामला थाना रिजौर क्षेत्र का है, जहां पति पत्नी के विवाद में पति ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।